वेलकम टू फिर ले आया दिल विद मी विनीत। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूं जिसे आप ऑलरेडी फ्रेम में देख रहे हैं, जिनके साथ रिश्ता शुरुआत तो प्रोफेशनल हुआ था लेकिन अब पर्सनल हो गए हैं हम दोनों, और कैसे कितने आपको पता चलेगा इस एपिसोड में। आई एम रियली हैप्पी टू शेयर वन ऑफ द मोस्ट dashing and one of the most interesting personalities ever in my life who I met, Dev. दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब सबसे पहला सवाल मेरा ये है, सवाल क्या है, हम तो बस जो हम पूछते हैं दादा बताते जाते हैं, दादा जो पूछते हैं हम बताते जाते हैं, तो हमारा ऐसे ही चलता है। लेकिन यहाँ पे आई बिलीव पूछने का काम मेरा नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप बताते जाएंगे कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपका पूरा नाम मालूम है? बहुत कम। स्कूल टीचर्स गिने चुने लोग होंगे। स्कूल टीचर्स को पता है। उसके बाद कुछ चुनिंदा दोस्त हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज, वही कुछ चुनिंदा दोस्त थे। कॉलेज में भी सबको पता नहीं था। पूरा नाम पता है? पूरा नाम पता नहीं था, तो बोला नहीं जाता था ना, तो तलफ्फुज में उनका वो फ्यूज उड़ जाता था। तो दादा, जब आपका पूरा नाम बहुत लोगों को नहीं पता है और कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनको दादा का पूरा नाम पता है, तो मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए जो आज तक आपका पूरा नाम नहीं जान पाए हैं, अपने तलफ्फुज में बताएं। मेरा पूरा नाम वैसे है देव ज्योति हालदार, और देव ज्योति जो मैं लिखता हूँ तो VA लिखता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले तो रजिस्टर में जो मेरा नाम लिखता था वो बता देवा ज्योति। और फिर मुझे याद रखते थे एस ज्योति। तो स्कूल में सारे छोटे बच्चे मुझे ज्योति भैया बुलाते थे, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ज्योति भैया ही बुलाते थे। हाँ। फिर मुझे पता चला कि ज्योति भैया ज्योति से तो हाँ थोड़ी ज्यादा ही ज्योति प्रज्वलित हो गई। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा। रेडियो के दौर में हमें कहा गया कि यार कोई रेडियो नाम रखते हैं, तो मैंने कहा देव कर लेते हैं। अच्छा। तो बोले ये बढ़िया है। तो स्कूल कॉलेज से जब आप रेडियो पे आए तो आपने डिसाइड किया कि देव नाम रखते हैं। हाँ, एक्चुअली सब ऑफिसेज भी सब देव ही बुलाते थे। डीजे बुलाते थे या देव बुलाते थे। डीजे कहाँ से आया ये? देव ज्योति का छोटा डीजे। तो ये किसने स्टार्ट किया था सिलसिला? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था IMC, तो वहाँ पे सब मुझे डीजे बुलाते थे सब। हाँ। और तब ये भी था, गाना गाने का शौक था बहुत, और आवाजें निकालने का शौक बहुत था। तो उस जमाने में डीजे का मैं ही डीजे, तब तो सब कुछ वही मैं कर रहा होता था। मैंने सिर्फ दादा का पूरा नाम पूछा था और आपको पता चल गया होगा कि स्कूल कॉलेज से लेके, देवा से लेके, ज्योति से लेके, डीजे से लेके पूरी कहानी शुरुआत में ही समझ में आ गई है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा कि जब आप देव बने, वो तो बचपन से ही था। हाँ, बट हाँ सॉरी देव मानुस तो आप बचपन से ही थे, लेकिन जब आप देव बने तो चंद्रमुखी या पारो? डिपेंड करता है। क्या वो भी बचपन से था? डिपेंड करता है। तो बचपन से चंद्रमुखी अच्छी लगती थी? मना किसी को नहीं करता था ना। किसी को मना नहीं करते नहीं, थे आपने आज बुरा, किसी का दिल नहीं तोड़ा। बाबा बुरा लग जाएगा। बिल्कुल। अब चंद्रमुखी विल बिकम चंद्रदुखी। हाँ। पारो को मैं मतलब, तो व्हाई मेक पीपल अनहैप्पी? आपको अभी तक अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि मैं क्यों आज दादा के साथ आपके लिए फिर ले आया दिल विद विनीत लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता दादा के साथ और मेरा रिश्ता रेडियो के साथ, दादा का रिश्ता रेडियो के साथ एक बहुत बड़ा इतिहास है। मुझे कम से कम समझ लीजिए 15-18 साल हो गए रेडियो करते करते, लेकिन मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो कि ऑलरेडी रेडियो का देवा था। तो दादा, जब आपने रेडियो की बात छेड़ ही दी है तो हम शुरुआत करते हैं। देव ज्योति हालदार के नाम से तो स्कूल के और कॉलेज के कुछ गिने चुनिंदा लोग जानते थे, लेकिन देव के नाम से पूरी दिल्ली आपको जानती थी। हाँ बिल्कुल। कब शुरुआत हुई रेडियो की आपके साथ? 2001 या 2, अब याद नहीं आ रहा, बहुत पहले का टाइम है ना। तो 2003। इतनी भी उम्र नहीं हुई है दादा। 2003 में आपके रेडियो का सफर स्टार्ट हुआ। और ये भी सोचने वाली बात है ना कि एक जमाना था जब न्यूज रीडर्स ही पूरा अपना नाम बोलते थे। तो अगर मैं जिस रेडियो स्टेशन में पहला प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन, उसका एक अलग रुतबा, उसका तो जमाना ही आपने शुरू अलग किया हाँ था। और अलग रुतबा, अलग लुक, इमेज अलग। वहाँ पे अगर मैं वो AIR के अगर वो या अंदाज में अगर मैं बोलता, जैसे वो बोलते थे चित्रपट संगीत सुन रहे थे, मैंने कहा और अगला गाना, और ये आप सुन रहे हैं शो टोटल फिल्मी, और मैं हूँ आपके साथ देव ज्योति हालदार, पूरा बनता था। करियर लॉन्च होने के पहले डीप डाइव हो जाता। लेकिन मुझे ये बताइए दादा कि रेडियो तो आपकी जिंदगी में आया 2003 में। बचपन में आप स्टूडेंट कैसे थे? अच्छा ही था, बोरिंग था। बोरिंग स्टूडेंट मतलब पढ़ाई करता था बहुत। मतलब वो होता है ना, चश्मा आपको बचपन से ही है? नहीं, क्लास 12 थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिया था।
12th तक आते आते आपने ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी। हाँ। तो आपको बाकी आपके स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, टीचर्स, घर वाले कैसे देखते थे? स्टूडियस बंदा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है। ये तो उनसे पूछो तो बेहतर है। हाँ, पढ़ाई में हमेशा अच्छा हमको था। आभास तो हो जाता है कि घर वाले कैसे देखते हैं हमको। स्टूडेंट हमेशा से अच्छा था। मिडिल स्कूल में क्रिकेट में बड़ा अच्छा था। अच्छा। सरदार पटेल स्कूल में गया तो तब क्रिकेट के टीम में शामिल भी हो गया था। अच्छा। बैटिंग अच्छी थी, अच्छा। स्पिन बॉलिंग कर लेता था। फिर मेरे पिताजी ने वो कहा जो अल्लाह रखा साहब ने जाकिर हुसैन को कहा था, हालांकि हम दोनों तबला नहीं बजाते, मतलब मेरे पिताजी और मैं, क्या कि उंगली टूट जाएगी, अभी अभी रहने तो बाद में। अच्छा, एक तो मिडिल क्लास परिवार में एक होता था कि पहले पढ़ाई कर लो, ये सब तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है करने के लिए, तो पूरी जिंदगी बिता रहा हूँ पर क्रिकेट छूट गया। क्रिकेट छूट गया। शायद इसीलिए बच्चों को आजकल कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, पहले जो करना है वो कर लो। हाँ, आजकल के क्रिकेटर्स को जब देख रहा हूँ तब सच में लगता है कि पिताजी गलत डिसीजन ले लिया था आपने। चलिए, डिसीजंस तो बहुत सारे लिए होंगे, लेकिन जब आप पढ़ाकू स्टूडेंट थे, आपको अच्छा स्टूडेंट माना जाता था और आपको पुश भी किया गया कि पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, खेल कूद बाद में कर लेना, तो ये रेडियो कहाँ से आया? उसकी कहानी अलग है भाई। देखो, मैं अलग अलग नौकरियां कर रहा था, तो एक मैं पीआर एजेंसी में था और पहली आपकी नौकरी जो थी वो पीआर एजेंसी? नहीं, मेरी पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी। Advertising आर्ट agency में था, आर्ट बनाता था। आप डिजाइनर थे? हाँ। ओह माय गॉड। मेरा पहला काम छपा था 1 महीने में, ओके। जिसके लिए मुझे कुछ नहीं मिला था बट काम छपा था, मुझे वो उसकी बहुत खुशी है। ओके। फिर एक और एजेंसी में गया, उसमें मैं रिसर्च संभाल रहा था। क्या रिसर्च करते थे आप? जो भी क्लाइंट का जो भी तामझाम आता था उसका रिसर्च करना, तो मतलब चप्पल से लेके गाड़ी तक जो उसका पूरा रिसर्च करना, वो वॉक्स पॉप्स कराना, लोगों से पूछना पाछना, वो सब अकेले हैंडल तो ये करता आपके था। कॉलेज के बाद था? ये बिल्कुल बिल्कुल। ओके। फिर एक पीआर एजेंसी ज्वाइन कर ली हमने कहा कि यहाँ पे देखते हैं क्या है। वहाँ देखा कि यार यहाँ तो काम थोड़ा सा और बोरिंग है, वो प्रेस रिलीज लिखना, और फिर हमसे वो हैंडल नहीं हुआ। तो अच्छा। एक दिन कुछ नहीं, हमने ऐसे ही दिमाग में फिराक चढ़ा कि भाई हम बाल लंबे करेंगे अपने। अच्छा। तो हम अपने सीईओ के साथ एक मीटिंग में गए थे। तो अब मीटिंग में उसने नोटिस किया कि मेरे शर्ट के कॉलर पे बाल यूं ऐसे कर्व हो गया था। तो उन्होंने लहरा रहे हैं? हाँ, लहराने के पहले वाले सेम में। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो घोसला के जो खोसला साहब थे, वो बिल्कुल उसी अंदाज में बात करते, कहते बेटा दीपू, ये तुम्हारे बाल लंबे हो रहे हैं, काट दो इनको। मैंने कहा नहीं सर, मैं लंबे कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे वो दिल्ली के अंदाज में बहुत सारे आशीर्वाद वाले शब्द मुझे सुनने को मिले। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे नहीं चलता हमारे यहाँ, पीआर, क्रू कार्ट, ये वो। एक्चुअली उनका भी आर्मी बैकग्राउंड था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम एंड प्रॉपर। तो मैंने सब सुन लिया, घूंट पी लिया मैंने अपमान का। घर गया, फिर अगले दिन आके मैंने त्याग पत्र दे दिया। अच्छा। तो वो फिर मुझे बुलाए और तरबूज खाते खाते बोले, बेटा ये क्या है, ये तुम ऐसे। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ। कितने हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा तुम ये कर क्यों रहे हो? मैंने कहा हमें बाल लंबे करने हैं। अलग ही था। अब हाथ में नौकरी नहीं, बाल लंबे हो रहे हैं। फिर अखबार में इश्तेहार आया कि भाई एक रेडियो स्टेशन आ रहा है, उसके लिए ऑडिशंस हैं। हम लग गए लाइन में। तो बाल भी लंबे होते रहे, ऑडिशंस भी होते रहे, और जब तक हमें नौकरी मिली बाल भी लंबे हो गए थे। 2003 की बात है? 2003 की बात है। और जेन जी वैसे ही बदमाश है, वैसे ही बदनाम है। कहते हैं कि जेन जी हर बात पे आजकल त्याग पत्र दे देते हैं। आइए, साक्षात 2003 से सिलसिला चल रहा है कि बाल लंबे करने को मना किया गया, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जेन जी वालों, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब रेडियो में आ जाते हैं दादा। बिल्कुल। आपकी सबसे पहली नौकरी रेडियो मिर्ची के साथ? बिल्कुल। रेडियो मिर्ची दिल्ली। बिल्कुल। तो क्यों सिलेक्ट किया आपको उन्होंने? उनको लगा कि तार कटा है इस बंदे का। उन्होंने जितनों को भी सिलेक्ट किया था, सबके कहीं ना कहीं तार कटे थे। आपने कैसे कन्विंस किया कि मुझे रेडियो करना है? उन्होंने जो जो करने को बोला मैंने फटफट कर दिया। क्या क्या करने को कहा? यार बहुत लंबा सिलेक्शन प्रोसेस था। पहले दिन एक 11 पन्ने का एक स्क्रिप्ट पकड़ाया, बोला कि सारा पढ़ लो। हमने कहा हमसे तो ना आ पाएगा। बोला कि कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हमने सिर्फ पहले 3 पन्ने पढ़े, अंदर चला गया। पढ़ाकू स्टूडेंट था पहले से? नहीं, पढ़ाकू मतलब वैसा नहीं था। पढ़ाकू मतलब मैं वैसा स्टूडेंट भी था कि हिस्ट्री की किताब के अंदर अमर चित्रकथा ही पढ़ रहा होता था मैं। बट वो था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से, मतलब मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। तो फिर गया, हमसे पूछा, हमें बोला पेज नंबर 3 शहरों के नाम पढ़ो। तो हमने 3 नाम पढ़े। हमें बोला गो। तो एक टाइम के लिए मुझे लगा ये मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। फिर मैंने लगा नहीं ठीक बोला, इसलिए बोला कि हाँ अब तुम अगले राउंड में आओगे। फिर ऐसे करते करते कई सारे राउंड्स हुए। फिर एक में जो भाई साहब जो स्टूडियो के दूसरी छोर बैठे थे, दूसरे छोर, और उनकी शक्ल हम नहीं देख पा रहे थे, वो हमारी शक्ल नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि बात आवाज़ की थी और अंदाज़ की थी। तो उन्होंने हमसे पूछा था कुछ
नॉटी सवाल पूछे थे। तो क्या सार्वजनिक कर सकते हैं हम वो? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं खुल के भी बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि चॉकलेट बेहतर या सेक्स? तो मैंने कहा था चॉकलेट, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है। मुझे लगता है उसी वजह से मुझे नौकरी मिली। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप नए नए बोल्ड हो रहे हैं या ये इंटरनेट का ज़माना है इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे बच्चे तो 2003 से ही बहुत फॉरवर्ड रह चुके हैं। इंग्लिश लिटरेचर किए हैं भैया, और अपना मतलब वो बचपन से ही वो माइथोलॉजी और कामसूत्र सब पढ़ के बैठे थे, तो अब क्या ही करोगे। आपकी जिम्मेदारी तो जवाब देने की थी। हाँ, सवाल पूछा गया था। हाँ, तो आपने जवाब दिया। हाँ, हमारी गलती थोड़ी नहीं थी। बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जो सवाल पूछा जाए, हाँ, उसका जो भी सटीक जवाब आपको लगता है वो आप देंगे। बिल्कुल। वो आपने दिया। इसमें कोई भी संकोच की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। आप आरजे बनने गए थे? हाँ, हाँ, वो मैं सोच के ही गया था कि आरजे का कॉन्सेप्ट आपको पता था कि रेडियो जॉकी क्या होता है? देखिए, बचपन से वही कान में ट्रांजिस्टर लगा के सुनता था, तो मुझे लगता था कि बोलना है गानों के बारे में। गाने मुझे बहुत पसंद थे और गाने मुझे बहुत पता भी थे, तो मुझे लगा ये तो ठीक है। पर ये समझ में आ गया था जब तक मैं ऑडिशंस दे रहा था कि यहाँ पे एक अलग अंदाज, मजाकिया अंदाज और कुछ तीखे अंदाज में बात करना होगा, तो वो भी मुझे आता था। मैं बेसिकली सच बताऊं तो मैं रेडियो इसलिए गया था क्योंकि मुझे बेसिकली बनना था सिंगर। अच्छा। जो कि मैं बन नहीं पाया। अच्छा। तो मुझे लगा रेडियो जाऊंगा तो गाने सुनूंगा सारा टाइम, और यही मेरा काम होगा। गाने सुनने के पैसे मिलेंगे, गाने बजाने के पैसे मिलेंगे। अच्छा। और रेडियो स्टेशन में आर्टिस्ट लोग आते रहते हैं, उनसे मुलाकात होगी, मौका मिलेगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। और फिर मुझे ये कभी कभी ये भी लगता था कि क्या पता किसी को मैं ऐसे इंप्रेस कर दूं कि वो मुझसे वहीं पे $multi-billion डील साइन करा दे। आपको साइन किया हमने आज से हाँ, हमारे वैसा लेबल ढूंढ रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं है। तो आपको गाने का शौक था, आपने गाना सीखा था? हाँ, मेरा घराना है बाथरूम घराना। बाथरूम घराना। हाँ। बाथरूम घराने में आपने गाना सीखा। हाँ। उसके बाद आपने सोचा कि इस बाथरूम घराने को हम पूरी दुनिया पे थोपेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम अकेले क्यों झेलें? कहाँ? घर वाले अकेले क्यों झेलें? क्योंकि घर वाले बहुत परेशान हो गए थे ना, साबुन का खर्चा बढ़ गया था। क्योंकि जो भी साबुन होता था और जो भी गाना मैं अंदर गा रहा था, तो उसके हिसाब से साबुन का खर्चा, जैसे वो मिठुन दा का गाना है डिस्को डांसर, कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, तो ज्यादा घिसता था। उस चक्कर में फिर तब एक साबुन था लिसांसी करके, बट्टा था पूरा। पिताजी वो लेकर आए कि ज्यादा चलेगा। तो वो भी घिस दिया आपने। ले सांसी हो गया। तो आपकी सिलेक्शन हो गई। आपको कितना गारंटी था या आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं यार, उतना तो नहीं था, बट हाँ बीच तब जब तक पहुंचा था तब मुझे लगा कि हाँ अब तो हो जाएगा। मतलब अब मुझे लग रहा था कि आ गए हैं, इनको भी मेरा सुर समझ में आ रहा है, मुझे भी इनका सुर समझ में आ रहा है। तो क्योंकि 2003 में रेडियो जिस तरह से प्राइवेट एफएम फेज स्टार्ट हुआ था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या था। हाँ, मैं भी उस फेज का हिस्सा था। मेरा भी रेडियो करियर उसी फेज 2003 से स्टार्ट हुआ था। तो हमको किसी भी तरीके से अंदाजा नहीं था कि रेडियो घर घर तक इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा और इतना ज़्यादा पॉपुलर हो पाएगा। करेक्ट। सो कुड यू इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ योर एफर्ट एंड द मैग्नीट्यूड? नो। कुड यू इमेजिन कि ये कहाँ लेके जाएगा मुझे? नहीं, इनफैक्ट आज की डेट में मेरे जो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं उनके साथ हम बैठ के बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि देखा जाए, जैसे आज की डेट में आप यूट्यूब खोल के आप स्टैंड अप कॉमिक्स के आप आज साधन बहुत है। हाँ, आप रील्स बना लो, वायरल हो जाओगे। करेक्ट। आप यूट्यूब में वीडियो डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो। हाँ। और इसका कोई एल्गोरिदम या कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, कोई वो सब कुछ नहीं था। आपको ऐसे करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तभी आप पॉपुलर होगे या वायरल हो जाओगे। लेकिन हमारे ज़माने में 2003 में प्रोटोकॉल्स थे जब आपकी सिलेक्शन हो गई। देखो, वो मुझे अभी भी लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तरबियत नहीं होगी तो सही तबीयत नहीं होगी। तो एक तो ये, और दूसरा वही जो मैं कह रहा था कि मैं और मेरा दोस्त हम जो बात करते हैं कि एक ज़माने के ओजी स्टैंड-अप्स, आज लोग पैसे देके स्टैंड-अप्स देखने जाते हैं, पर एक ज़माने में स्टैंड-अप्स एक्चुअली द फर्स्ट ब्रीड ऑफ रेडियो जॉकीज जो हम थे, हम लोग ही बनाया गया था। हम ही थे कि किस तरह से आपको बात सामने रखनी है, सुनने वाले के गरिबान को पकड़ के आप कब अपने बात को समझाओगे, कितनी देर तक। अमीन सायानी की तलफ़ुज़ होनी चाहिए, लेकिन उनको कैसे मज़ेदार अंदाज में आपको पेश करना है, हाँ, वो बहुत बड़ा चैलेंज। अब अमीन सयानी के बारे में बात करते हैं, सब वो बिनाका और सिबाका गीतमाला की बात करते हैं, बट संडे को जो एक प्रोग्राम आता था, जब अमीन सयानी को कुछ बी ग्रेड मूवीज भी जब उनको देते थे प्रमोट करने के लिए, ओहो किस अंदाज से करते थे वो। हेमंत बिरजे की फिल्म थी टार्जन, और उसमें टार्जन का नाम था राजा, वो आज तक मुझे समझ नहीं आया क्यों।
तो उसमें वो बता रहे हैं कि जेन और टार्जन का वो मिलन कैसे होगा। तो टार्जन राजा, क्या वो जेन से मिलेगी, क्या रानी और मैं उधर से इमेजिन कर रहा हूँ कल कल बहता पानी, मैंने कहा टार्जन चड्डी में उधर ये इट वाज फन। तो हम एस्पिरेशन जगाते थे कि हमको भी टार्जन बनना है। हाँ ये भी था। हम भी, अगर आपको याद हो तो टार्जन को भी इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था, इतनी तमीज से पोर्ट्रे किया जाता था भैया देखो, कि हम औरतें आजकल कहती हैं अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन, टार्जन कब से ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है। और पॉपुलर भी था बिल्कुल और बाकायदा सम्मानित था। बिल्कुल। अब रेडियो की आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, लेकिन आपका पहला प्यार संगीत था। हाँ अभी है। संगीत में आपने कुछ कोशिश की सीखने की या एज अ करियर उसको परस्यू करने की? सुनता बहुत था और बड़े बड़े लोगों को सुना है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरी किस्मत एक मामले में बड़ी अच्छी थी। बहुत अच्छे लोगों को और बहुत अच्छे कलाकारों को सामने से और कुछ कलाकारों के सानिध्य में भी बैठने का बड़ा मौका मिला। क्लास 6 में था, स्कूल में पंडित भीमसेन जोशी आए थे, उनको माला डालने का सम्मान हमें दिया गया था। तो हमने कहा हाँ डाल देंगे। माला दिया, पंडित जी खड़े हुए, मैंने कहा अरे बाप रे ये तो पहाड़ है। मैंने कहा सर एक मिनट, मैं वापस गया और ये पूरा स्टेज में हो रहा है। मैं चेयर लेकर आया, मैं कुर्सी पे खड़ा हुआ, फिर मैंने उनके गले में माला डाला। तो शुभा जी बैठ के गाना सुनाती थी, राजन साजन मिश्रा जी, बिफोर ऑफ कोर्स वन ऑफ देम पास्ड अवे, उनका वन ऑफ आई थिंक फाइनल कॉन्सर्ट या पेनल्टिमेट कॉन्सर्ट दुबई में जो हुआ था वो होस्ट किया था। कुछ कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स हैं जो कभी लोगों ने देखा नहीं था, जैसे बाप बेटी का कॉन्सर्ट, पंडित अजय चक्रवर्ती और कौशिकी, और ये हमारे दो दिग्गज, दोनों सेम ही घराने से, उस्ताद राशिद खान और हरिहरन। और उधर राशिद खान गा रहे हैं, विंग्स में मैं हरिहरन साहब के साथ मैं बैठा हूँ और हरिहरन जी कह रहे हैं ये कितना गाएगा राशिद यार, मुझे भी इतना गाना पड़ेगा। और बट सब मजाक में था। फिर स्टेज में जाके दोनों ने आग लगा, तो मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। तो दैट वाज इट। तो दादा संगीत की बात जब छिड़ी है, मैं आपकी आंखों में वो नॉस्टैल्जिया देख रहा था। तो मैं हुई ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, मैं अभी वहीं रहता हूँ। कुछ ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो देखो वही जो सबने सुना है मैंने भी वही सुना है, किशोर, रफ़ी, हेमंत, मुकेश, लता, आशा। और फिर उसमें से मुझे लगा कि किशोर कुमार की आवाज़ मुझसे अलग बात करती थी। ऑफ कोर्स अच्छा मोहम्मद रफ़ी को मैंने बाद में डिस्कवर किया, बट किशोर कुमार की आवाज़ मुझे ज़्यादा मतलब टच होता था। और मिजाज भी मेरा थोड़ा सा वैसा है। बाद में पता चला कि हम दोनों का जन्मदिन सिर्फ एक दिन के फासले में है। मेरा तीन और उनका चार। 3 और 4। मैंने कहा तभी तो अब उनके गाने में मैंने वो जो बात नोटिस की, और सच बताऊं तो कुछ एक लोग हैं, और क्या कहते हैं वो, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, हाँ छोटा मुंह बड़ी बात, दैट। पर इन लोगों के आर्ट को समझ के मुझे रेडियो में बहुत मेरा हेल्प हुआ। किशोर कुमार का कोई भी गाना इज अ वेरी कंप्लीट सॉन्ग, क्योंकि उसमें देयर इज एक्टिंग, देयर इज स्टोरी टेलिंग, और मुझे वो बहुत पसंद था। अब अगर मजाकी अंदाज के अगर कुछ बात, मैं हूँ झुम 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 झुमरू पक्कर घुंघरू बन, तो एक मैं अगर कोशिश करूँ अपने अंदाज में बयां करने की, बिल्कुल लोग फिल्में बनाते थे, हाँ, और उसमें ड्रामा होता था। करेक्ट। किशोर कुमार के एक गाने में पूरा ड्रामा समा जाता था, अंतहीन। और बाद में धीरे धीरे वही बाथरूम घराने में वो प्रैक्टिस कर करके भी समझ में आया। जैसे सागर का गाना है, चेहरा है या चांद खिला है, अगर आप इसमें नोटिस करें तो किशोर कुमार के गाने के 2 अंदाज हैं। मुखड़ा और अंतरा का भी अलग मामला है। एक पहला वाला शुरुआत होता है पिचिंग, कैसे होता है दादा? चेहरा है या चांद खिला, वहां पे वो थ्रो कर रहे हैं। अब जब वो अपने सपने में चले गए, ऋषि कपूर का वो पूरा सीक्वेंस चल रहा है, दिल कहता है तू जो यहाँ हो, जाता लम्हा थम जाए, वो शुरुआत और ये क्रूनिंग, यू कांट इमेजिन दैट। ये आर्टिस्ट्री, ये मास्टरी है। और अमिताभ बच्चन का गाना याराना में छूकर मेरे मन को, टैगोर सॉन्ग के ऊपर, बट दैट एंटायर सॉन्ग किशोर कुमार ने कोई पिचिंग नहीं की है, ही इज जस्ट crooned and hummed। मेरे ख्याल से एक पूरा एपिसोड, एक पूरा आई थिंक एक गाने पे तो हाँ यार, एक हफ्ते का एक एपिसोड हम बनाएंगे तो भी शायद कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है, जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई और तुम और मैं दोस्त बने, ऑफ कोर्स कॉलीग्स एंड देन दोस्त, और ये भी गाता बहुत अच्छा है, वो आप लोगों को पता है, तो हम लोग गाने पे बहुत बॉन्ड करते थे।
और मुझे बहुत एक सुकून ये मिलता है ना कि तुझे भी उसी एरा के गाने सब पता हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता ना कि भाई वो वाला वो गाना सुने कौन सा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई अगर आपसे इंस्टेंट रिक्वेस्ट कर दे कि दादा एक गाना सुना दो, यार वो मूड पे डिपेंड करता है। अब जैसे तो अभी जो मूड है आपका और जो गाना आपके जहन में आ रहा हो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा। ओ हो आहा आहा, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। ओहो, ये जो छूता है ना भाई, ये लगता है सिल्क के मतलब पूरा सिल्क के गाना। आने दो दादा। नहीं अभी जैसे बैठा हूँ और अभी आवाज भी वार्म्ड अप नहीं है, ये सब बोलना भी पड़ता है, मतलब यू नो बाथरूम घराना एंड ऑल ऑफ दैट। ये हमने उन्हीं लोगों से सीखा है जिनके बाथरूम में हमने 36 बार गलतियां करके बाहर खा के सीखा है। नहीं बट एक चीज तू भी अप्रिशिएट करेगा, और अब मैं ज्यादातर किशोर और रफी के ही गाने गाता हूँ और जब मन करे तब गाता हूँ, बट कभी अगर अपने कान में अगर लगा ना कि गलत गा दिया तो मुझे इसलिए भी बुरा लगता है, मुझे लगता है कि मैंने उनके आर्ट का अपमान किया है। तो और फिर ये समझ में आ जाता है, हाँ वो फिर वो नहीं हम होता, जानते हाँ हैं वो रुक कि जाता है मामला। हमने कहाँ रायता फैला दिया और हम बहुत ज्यादा रायता फैला रहे हैं। हाँ तो हम समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूर है, आदत से मजबूर है, दिल से मजबूर है। वो चीज़ें और वो गाने जो हैं और वो जो पल है वो इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है हमसे कि हम बाज नहीं आएंगे। बास नहीं आएंगे, बिकॉज अगेन रिमाइंड्स मी ऑफ अ किशोर कुमार सॉन्ग which is actually the philosophy of my life. कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा है गाने को। I said बस यही है, हम तो यही है, जिंदगी भी यही है, कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा गाने को, गाओ। बचपन में दादा मार पड़ी थी कभी? अरे में घर पे भयंकर, स्कूल में, जूनियर स्कूल में एक बार, स्टूडेंट तो वैसे बहुत अच्छा था तो कुछ होता नहीं था। तो गाने वाने गा के आप पटा नहीं लेते थे? कोएड में थे या बॉयज स्कूल में? तो हमने अपने वो चंद्रमुखी और पारों को पटाया है ना। अच्छा, टीचर्स, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मतलब क्या मारपट चंद्रमुखी और पारो कौन से स्टेज पे? ये रिसेंटली मेरे ही एक स्कूल के दोस्त ने मेरे ही सबसे घनिष्ठ मित्र को मेरे ही सारे सीक्रेट लीक कर दिए थे। हालांकि ये मुझे अपने बारे में उतना पता नहीं था, बट वो धीरे धीरे रियलाइज हुआ। आई थिंक मिडिल स्कूल से मुझे समझ में आया कि अगर किशोर है तो मधुबाला भी होनी चाहिए। तो थे, तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो वहां से, और मूड और टेम्परामेंट समझ के वही किस तरह का गाना। अब जैसे मैं बीच में मैं फ्रेंच सीख रहा था, ये खैर कॉलेज की बात है। बहुत खूबसूरत एक देवी जी थी, हमें पता चला कि इनको भारी भरकम गाने पसंद हैं। तो हमने एक दिन कैफेटेरिया में बैठ के मंजिलों पे आके लुटे थे, वो भै करके रो पड़ी। मैंने कहा मैंने कुछ गलत फिर पता चला कि बहुत अच्छा लगा, तो फिर यारी दोस्ती कोका-कोला है, सो एंड सो फोर्थ। हाँ, तो इस मामले में हम बिल्कुल देखो, फिर वही 3 नंबर है ना, हम तो 3 अगस्त, ऑल ऑफ दैट, तो बहते चले जाओ। हाँ, दिल हमारा बहुत दरिया दिल है, बहुत उदार है, बहुत रंगीन है। एवरीवन इज वेलकम। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी को अगर रिझाना है या किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो बदतमीजी ही करनी है। उल्टा वो तो मजा ही नहीं आएगा उसमें। उल्टा पुल्टा बेसुरे गाने गा के भी लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, बस आपको मन से करना है जो भी करना है। क्या तूने ये कहने की कोशिश की कि मैंने बेसुरा गाया था? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था दादा। चल झूठे। मैं बेसुरा नहीं गाता हूँ इतना। तो मैं रेडियो के ज़माने में आता हूँ। 2003 में आपका सफ़र शुरू हुआ। आपको ट्रेनिंग दी गई जो हम सबको दी जाती है, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, एब्सोल्युटली। और उस प्रोटोकॉल के बाहर हम नहीं जा सकते। लोगों को ऐसा लगता है कि बस बात ही तो करना है। हाँ, करना क्या है, आपको तो बात करने के पैसे मिलते हैं। बट यही आर्ट है ना। अब आप यहाँ पे, चलो मैं रेडियो जॉकिंग की बात भी ना करूँ, अगर मैं सिंपल गाने की अगर बात करूँ, तो जैसे अभी हम मोहम्मद रफ़ी का गाना जो गुनगुनाए थे, ये देख के दिल झूमा। अब झूमा शब्द अगर आप ध्यान से सुने, मोहम्मद रफ़ी हैज़ पुट अ लॉट ऑफ मैजिक इन दिस। ये देख के दिल झूमा, उसमें वो जो देयर इज दैट द विब्राटो, वो अंदाज था उनका, बट अंदाज डिफिकल्ट था। जो एक्चुअल व्याकरण या जो ग्रामर समझता है वो समझेगा,
सुनने वाले को तो लगेगा ना क्या बात है, क्या बात है। नदियां बह रही हैं। हाँ, तो हमारा काम भी वैसा था कि सुनने वाले को लगे अरे यार ये क्या सही बात कह गया। और हमारे एक जब एडवर्टाइजिंग करता था तो एक बड़ी अच्छी बात सामने आई थी, कॉपी राइटिंग की बात चलती थी कि अच्छी कॉपी क्या होती है, लिखावट। कहते अच्छी कॉपी वो होती है जो पढ़ने के बाद आपको लगे यार ये तो मैं लिख सकता था। तो वही वाली बात है। तो हम लोगों ने वही अंदाज अप्रोच किया। हम लोग इमोशन समझे लोगों के कि अगर मुझे अपनी बात तुम तक पहुंचानी है तो मैं वो तेरे दिल को मैं पहले टच करूंगा और फिर बात जो है आप उस बात को आप और क्लियरली आप सामने रखेंगे। तो वही करते थे, लोगों को पसंद आया, बहुत नाम हुआ, तो अच्छा लगा। कितने साल किया आपने रेडियो? 17 साल। 17 साल रेडियो किया। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज भी मैं जो कर रहा हूँ वो सब रेडियो के बदौलत ही है। रेडियो ने आज जो मैं हूँ, इट इज़ ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ रेडियो। और लोग ये जो कहते हैं कि यू हैव द वॉइस फॉर रेडियो और यू हैव द फेस फॉर रेडियो, कि रेडियो में दिखता नहीं है, ये सब रेडियो में दिखता है। रेडियो में आपका झूठ पकड़ा जाता है, बट रेडियो आपको ये भी समझाता है कि आपको अपनी आवाज़ को कितना इस्तेमाल करना है या कहाँ पे करना है। इट्स लाइक हाउ यू डू इट इन थिएटर। अब 1974 या 75 की फिल्म थी शायद, मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ बच्चन, मेरे पास आओ उसमें वो जो हिस्सा होता है जब वो बच्चों को वो कहानी सुनाता है तो गिर जाते हैं, तो वो लड़का क्या कहता है, फिर क्या हुआ? तो हम कहते खुदा की कसम मजा आ गया। ऐसी यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, मार कर बेशरम खा गया। अब वहां पे वो एक्टिंग थी, बट उसमें उनका जो वॉइस का जो काम था वो गजब लेवल था। इस पे एक और चीज कहना चाहूंगा, टाइम रहे तो रख लेना वरना एडिट कर देना। सिलसिला मूवी में सब कहते हैं ये कहाँ आ गए हम, द सॉन्ग। अब उसमें वो जो 3 जो कविता के जो हिस्से हैं, हम सब बोल लेते हैं वो, बट उन तीनों के, अमिताभ बच्चन के वो जो 3 जो अलग अलग हिस्से हैं, उस तीनों हिस्से के अलग अलग मूड्स हैं और तीनों हिस्से का अलग वाचन भंगिमा है। पहले इज द होल रोमांटिक, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। वो पूरा याद है आपको दादा? पूरा याद है। और वही 74 75 में बच्चन की जो आवाज थी वो तब ऐसी वाली नहीं थी, ऐसी वाली नहीं थी, तो अलग आने थी। दो आने दो दादा, तो पूरा याद है तो आने दो। तो जैसे वो कहते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। देन इट गोज इनटू द कोरस, फिर अब वो प्रेम में ओतप्रोत, मतलब लोटपोट हो चुके हैं भाई साहब। ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारे नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का एक झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट। यहाँ पे नोटिस करना, ये पत्ती बोलने के पहले ही ब्रीथ्स इन इनटू द माइक। ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, मगर मैं सोच रहा हूँ अब भी गुमसुम, कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो। एंड इट गोज ऑन। एंड पार्ट एंगर, जहाँ आपको दिख रहा है कि आपका प्रेम पूरा नहीं हो रहा है, एंड इट्स ऑल द इमोशन ऑफ लव। कंप्लेन है, मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। नाउ ही इज पैथोस, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, आवाज चेंज, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहे हम, वापस एंगर, दिल करता है कि हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे, क्यों ये सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। क्या बात है, क्या बात है दादा। यही सीखे हैं भाई, यही सीखे हैं। बहुत सारे नोविनो बैटरीज चूज के ट्रांजिस्टर में यही सीखे, लगा के रिवाइंड करके लिख के। इस मामले में पिताजी ने हमको फुल छोड़ा था, तेरे को जो सुनना है जितना सुनना है। तो पिताजी भी संगीत के शौकीन रहे होंगे बहुत ज्यादा, और इसीलिए आपको छूट दी थी। बहुत ज्यादा क्योंकि शौक शायद उनका था। हाँ, फिर वो ट्रांसफर हो गया। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारा शौक यहाँ थोड़ा सा ट्रिकल डाउन कर देते हैं। अब हालदार परिवार
है भी बहुत म्यूजिकल। टैगोर परिवार के साथ भी कनेक्शन था। उत्तम कुमार हमारे घर आते थे तो संगीत का ये मतलब जो बंगाल से हैं, जो भारत से हैं, वो जानते हैं कि महानायक उत्तम कुमार क्या हस्ती थे। क्या एग्जैक्टली तो घर में संगीत वंगीत चल रहा था। दादाजी क्लासिकल गाते थे बट वो काम कस्टम्स में करते थे, बट वो क्लासिकल का उनका शौक था। तो वो सुबह उठ के 4 बजे आवाज़ अपने वो खरज और वो हारमोनियम पे, पिताजी गाते उतना नहीं थे, सुर पकड़ लेते हैं, बट ही इनफैक्ट डैड एक्चुअली एक्सपोज्ड मी अ लॉट टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो क्योंकि वो अपने ज़माने में डोवर लेन में जाके वो सारी रात वो कॉन्सर्ट्स देख रहे हैं कि अच्छा, एंड ही है सीन बड़े गुलाम अली साहब एंड विलायत खान एंड आमिर खान। मैंने कहा यार आपने उनको भी मतलब देखा है, मतलब क्या बात है। वो तो खैर अलग बात है, उन्होंने दारा सिंह को भी रेसलिंग करते हुए देखा है। मैंने कहा यार ये सब मेरा मिस हो गया। तो फिर क्लासिकल की मेरी मतलब शुरुआत थी। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, पर वो पिताजी ने थोड़ा बहुत जो समझाया कि यमन का एक अलग चलन है, देश का एक अलग चलन है। और फिर सुनता बहुत था, लाइक आई सेड। सो राइट फ्रॉम द पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, ये दोनों तो मेरे बहुत ही फेवरेट थे। राजन साजन मिश्रा, मल्लिकार्जुन मंसूर, फिर अगर वो स्लाइटली डिफरेंट स्टाइल्स, पंडित कुमार गंधर्व, शुभा मुद्गल एंड देन अजय चक्रवर्ती ऑफ कोर्स। सो कान बड़ा अच्छा हो गया यार। एंड राशिद खान का तो मैं मतलब मुरीद हूँ। कान स्ट्रॉन्ग हो गया। कुछ कुछ चीज़ें समझ में हैं। अब तुम बोलो कि चारुकेशी कैसे सुनाई दे, मैं नहीं बता पाऊंगा, बट वही सिंपल मैं बता दूंगा जो जो मुझे। अब जैसे वो सब कहते हैं ना, हाय मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो। ये है यमन। तो आपका फेवरेट कौन सा है? इतने सारे राग आपने सुने। यमन भैया, यमन ये तो मतलब मेरे दोस्त भी जानते हैं, यमन सुनने पे मुझे नशा हो जाता है। यमन लाइक हिज नेम विच इज ऑल्सो गुलजार्स नेम, संपूर्ण राग है, संपूर्ण सिंह कालरा। तो यमन अगर मैं प्लेलिस्ट में मेरा यमन, मतलब जब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करना, यमन चल रहा होता है और मैं कहीं और होता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो चाहे फिल्मी यमन हो या चाहे क्लासिकल यमन हो, यमन तो यमन है भैया। बिल्कुल अलग जोन में, अलग जोन हो गया है ये। हाँ। है। उत्तम कुमार की जब बात हुई है दादा, तो मैं बंगाल वापस जाऊंगा। आपका कोलकाता से रिश्ता कैसा रहा है, ऑन एंड ऑफ या रेगुलर? देखो मेरा ऑन एंड ऑफ, हूँ तो कलकत्ता वासी, जन्म मेरा कोलकाता में हुआ था, मेरा परिवार कोलकाता से है, बट पिताजी की नौकरी शिफ्ट हो गई थी दिल्ली। तो फिर हमारा दिल्ली वाला चैप्टर चालू हो गया था। तो माछेर झोल और रसगुल्ले के साथ साथ वो दाल मखनी और कच्चा प्याज। कौन सी उम्र में आप आए थे दिल्ली? मैं 2 साल का था। 2 साल के थे। हाँ। तो आपका समझ लेते हैं 2 साल का ही रिश्ता। हाँ। कोलकाता में सिर्फ आप जन्मे हैं। हाँ, वो मेरे दोस्त इसलिए मुझे कहते हैं कि तुम बंगाली ज्यादा हो, तुम पंजाबी बंगाली में, तो तुम बंगाली हो ज्यादा। महानायक उत्तम कुमार की बात हुई है तो हम उत्पल दत्त को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, या बिना उनके बारे में जिक्र किए आपको तो मैं जाने दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आपका रिश्ता भी उत्पल दत्त से बहुत गहरा रह चुका है। हम जब भी ज़माने में हम खो जाते थे या बिखर जाते थे या बिछड़ जाते थे, तो हम ढूंढते थे दादा कहाँ है। और फिर दादा को बोलते थे एक बार उत्पल दत्त हो जाए दादा। तो ये उत्पल दत्त का सीन ये था। अच्छा, मेरे डैड तो मतलब उत्पल दत्त की उन्होंने स्टेज प्लेस भी देखे हैं। एंड उनका कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अभी भी अंग्रेजी का रिकॉर्ड है जो अनटच्ड है, आई बिलीव। हाँ, स्टिल नॉट ब्रोकन। सो अंग्रेजी उनकी बहुत बढ़िया थी एक तो। और अच्छा, वही जो हम बात करते थिएटर, तो आवाज़ को समझना कि थ्रो, पिचिंग, पिच, टोन कितना क्या होना चाहिए। हिंदी फिल्मों में उत्पल दत्त को हम लोगों ने जिस तरह से देखा है, इज मोर ऑफ द कॉमिकल साइड। तो मतलब हमने उत्पल दत्त का ये इस आयाम के अलावा हमने हिंदी फिल्मों में और कुछ देखा नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ कोर्स। बट उत्पल दत्त के वो कॉमिकल, मतलब उसमें भी जो टाइमिंग, मतलब लोग आजकल गोलमाल बोल के वो अजय देवगन, आई एम सॉरी, मेरे लिए गोलमाल इज अमोल पालेकर एंड उत्पल दत्त, खत्म कहानी। उसके बाद पूर्ण विराम, कुछ आ ही नहीं सकता। मतलब और वो दोनों का अरे सर, और वो उधर वो इस तरह से बात करके, बेचा राम प्रसाद, पेली के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, प्रोफेसर रेले।
नेक्स्ट लेवल। तो एपिक तो वही हमारा तो मेरा दोस्त है, हम उसके घर में रात रात ऐसे हम ऐसे गुलजार करते हैं। तो वो अमोल पालेकर बड़ा अच्छा करता है। अच्छा। तो वो करता है अमोल पालेकर, मैं करता हूँ उत्पल दत्त। और ये नोटिस करना, उत्पल दत्त वेरी हार्टी लाफ्टर, तो बेटा ऐसे। तो मैंने बीच में एक आईपी क्रिएट किया था पॉपकॉर्न विद पप्पी, जो नवभारत टाइम्स के लिए था। करीबन हम लोगों ने 2 साल चलाया। तो उसमें बप्पी लहरी का ही मतलब वो स्पिटिंग इमेज, बट उसमें सब कुछ मैंने वो बप्पी लहरी का नहीं लिखा था। तो वो बप्पी की तरह बात जरूर करता था, हिंदी बप्पी की तरह ही बोलता था, और नाम था उसका पप्पी। बट उसकी हंसी जो थी वो उत्पल दत्त की थी। एक झलक दादा देख लो ना यूट्यूब पे। नहीं हमको तो यहाँ चाहिए साक्षात। Hey Binit, naughty boy, what are you doing? दुष्टू चेले को तक। ए तुम्हारा इधर ये क्या लगा हुआ है? इधर लाइट भी मार रहा है। What it is? Oh, titties. What it is? दादा ये पकड़ता है। देखो ज्यादा नहीं बोलेंगे फिर। हाँ, ये पारिवारिक शो रहेगा नहीं। हम जब हमारे जोन में चले जाते हैं तो वो सेंसर्ड ज्यादा होता है। हाँ। सार्वजनिक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो एज पप्पी मैं सारे फिल्म स्टार्स के सामने वो पूछते क्या पूछोगे, मैंने कहा हमें नहीं पता। और जिस दोस्त की बात हो रही थी वही मेरा शो प्रोड्यूसर था। तो वो पहले बोलता था और मुझे वो रिलीज नहीं करता था, कहता तू छुप जा। मैं छुप जाता था। तो बोलता था कि भाई करेगा, एक बंदा है वो करेगा। तो कहते सवाल क्या? कहता वो आप कर लेना। और मैं मतलब वो विग और सोने की चेन और स्पेशल कुत्ते का पट्टा वो सब डाल वाल के फिर इंस्टेंट रिएक्शन लेते थे आप। सब डर जाते थे। या तो डर जाते थे मतलब वो आदिल हुसैन, प्रकाश झा, अनुपम खेर तो घुटने वुटने पकड़ते। दादा गुलशन ग्रोवर बोल नहीं रहा था। मैंने कहा अरे आम सुना तुम प्रिंस चार्ल्स का तुम दोस्त है, गिटिट पिटिट करता है तुम इंग्लिश में, तो कोहिनूर मांगा आबादी बात। तो गुड टाइम्स। अब आते हैं इतने लंबे करियर में, आपने इंडिया में कितने साल वरिष्ठ बना दिया उस साले। हाँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बाकी है। तो इंडिया में कितने साल रेडियो किया आपने? अरे भाई 5 साल 7 साल 6 साल। उसके बाद आप दुबई चले गए? उसके बाद दुबई। हाँ। दुबई किस साल गए आप? 2006। हाँ 2006 में आप चले गए। हाँ। दुबई। फिर दुबई का सफर स्टार्ट हुआ। हाँ वहाँ आपने सचिन तेंदुलकर के साथ हाँ आमने सामने बैठ के आपने गुफ्तगू की। हाँ, बड़ा मजा आया था। और वो एक लेजेंड है जो शायद वर्ल्ड वाइड, हाँ शायद वो किसी कंट्री का लेजेंड नहीं। हाँ, वो द वर्ल्ड नोस हिम। सो हाउ डिड यू फील, बिकॉज यू आर योरसेल्फ, यू वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। हाँ क्रिकेटर का प्रेम था। अब संगीत की दुनिया में आप बड़े बड़े दिग्गजों से मिल ही चुके थे, अब रह गए थे सचिन तेंदुलकर जो आपका बचपन का प्यार था। मेरा बचपन का प्यार इज एक्चुअली सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। हाँ तो, और हमारे स्कूल में एमआरएफ पेस फाउंडेशन था। तो डेनिस लिली को एक्शन में था भाई साहब। तो क्रिकेट का प्यार, सुनील गावस्कर, और फिर सचिन तेंदुलकर से आप रूबरू दुबई में। इत्तेफाक ही कहूँगा। एक इवेंट था, इवेंट वालों ने कहा कि आप होस्ट कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा। तो कह रहे सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ जरूर करूंगा। ऐसी क्या बात है। और तुम्हें तो ये भी याद होगा, अच्छा तू उसके बाद आया था हमारा जब एक और रेडियो स्टेशन जिसमें हमने काम किया था, तो उसके लॉन्च पे आए थे दादा। अच्छा। में सौरव गांगुली। ओके। और वो ऐसे ही मतलब ऐसे चलते हुए आए। अगले दिन मैच था तो आके वहाँ पे पार्टी, और दुबई की पार्टी, मतलब वहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कॉफी मिलेगी क्या? मैंने कहा दादा तो हाँ मुझसे कॉफी मांग रहे हो, मैं लाता हूँ। हाँ बट बैक टू सचिन। हाँ सचिन हैज अ डिफरेंट ऑरा एंड मतलब सचिन को देख के लोग मतलब कुछ हो जाते हैं उनको, वो मोमबत्ती बन जाते हैं मतलब वो। एंड और एक चीज है, उनका स्टेज पे भी उनका ऑरा अलग है। सो जब सचिन कुछ कहते हैं लोग सुनना चाहते हैं कि क्या कह रहा है सचिन में। और उस वक्त जिस वक्त मुझे याद है, आई हैव अ पिक्चर, तब वो सेल्फी कैमरास नहीं आए थे। तो मैंने अपना ब्लैकबेरी निकाल के मैंने वो उसको उल्टा करके तो फोटो खींचा था। फिर आपने दुबई में रेडियो किया, बहुत सारे लोगों से मिले। अब मुझे बताइए, इतने बड़े करियर में आपका सबसे बड़ा गड़बड़ आपने ऑन एयर या ऑन स्टेज जो किया हो, जो आपको याद हो? गड़बड़ याद रखना नहीं चाहिए। पक्का याद होगा दादा? नहीं याद नहीं है, मैंने ऐसा कोई गड़बड़ किया ही नहीं है। कुछ गड़बड़ नहीं किया आपने?
कभी भी ऑन एयर कुछ ऐसा बोला हो या स्टेज पे कुछ ऐसा बोला हो वो तो या होता किसी ही के है यार, आप एड लिप करके निकल जाते हो। लेकिन आपको याद नहीं है? नहीं, वो जो ओमपुरी से भी अभी खैर पूछ नहीं पाओगे, मैं ओमपुरी से पूछा तो उन्होंने भी स्टेज पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया होगा, पर वो निकल गए। वो निकल गए। हाँ, आफ्टर ऑल शेयर होल्डर तो हम सब हैं। बिल्कुल। अब इतने बड़े करियर के बाद आपको, अगर आज के ज़माने में आए हम, इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, इसका ज़माना है, बहुत क्विक, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, और लोग फेमस होने के लिए या पॉपुलर होने के लिए क्विक फिक्स, और प्रॉब्ली उनको भी नहीं पता होता है कि उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से वो फेमस हो गए हैं या वायरल हो गए हैं। ओके, So how do you see yourself in this era where digital is ruling, and how do you adapt, or what is the way forward that you want to remain connected to your loved ones, your audience, your people? देखो इसका भी मैं जवाब ना मैं म्यूजिक के कुछ म्यूजिक से आने दो ही दादा। दूंगा। वो ये है कि देखो मैं जिन लोगों को पसंद करता हूँ या फॉलो करता हूँ, उनको आज की डेट में भी मैं जब देख रहा हूँ, द वे दे आर, ये शेफ विकास खन्ना का शब्द है, एवोल्यूटिंग, तो जिस तरह से वो भी इवॉल्व कर रहे हैं, मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ। बचपन में स्टिंग के गाने सुनते थे, स्टिंग आज भी रेलेवेंट है। बचपन से मैडोना के गाने सुनते थे, मैडोना आज भी उसके कॉन्सर्ट्स फुल जाते हैं। और मतलब आर डी बर्मन चले गए, गाने उनके आज भी चल रहे हैं, रीमिक्स बन रहे हैं, फलाना बन रहा है, ढमका बन रहा है, एक और वर्जन बन रहा है। तो रेलेवेंट रहने के कई तरीके हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। अगर आपको मौका दिया जाए कि आपकी ज़िंदगी में इतने सारे जो पड़ाव रहे, क्रिकेट, संगीत, पढ़ाई, रेडियो, उसमें से क्या चुनना है? दुबई, उसमें से अगर कुछ फिर से चुनना पड़े, संगीत फिर ले आया दिल, संगीत, खत्म कहानी। वो एक सीरियल था ना, मैं वो कहता हूँ, अगले जन्म मोहित सिंगर ही कीजो। Wonderful, Dada. Thank you so Thank you much so for your much. time. Thank you. It was such a wonderful pleasure. बड़े सालों बाद दीदार दिए तुमने। बहुत ये ज़रूरी था, क्योंकि मुझे अपने आप से भी कभी कभी मिलने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, तो आप जैसे कुछ बंधु हैं, भाई हैं, और मैं तो इसकी एंडिंग मैं करता हूँ, रुको मैं बताता हूँ क्या करना है। यमन की बात चल रही थी, यमन तुझे भी बहुत पसंद है। नहीं, मैं नहीं, ये अब इस शो को ये एंड करेगा। बड़े अच्छे लगते हैं कि 2 लाइन गाओ। अरे और दादा ऐसे मत करो। अरे ये फॉर नहीं, ओल्ड टाइम्स, दुबई में कर चुके हैं ये सब हम। ये हम कर चुके हैं, लेकिन साथ में गाएंगे तो पकड़ेंगे। अरे पकड़ो ना यार। आपका वो अभी माउथ ट्रम्पेट बाकी था दादा, वो रहने दो, वो तो चाहिए मुझे। उसके बिना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बिना माउथ ट्रम्पेट के तो आप यहाँ से जाएंगे नहीं। तुम तो थैंक यू कर रहे थे, अब काहे भोंपू बजवा रहे हो? तो आप ही ने पकड़ लिया था पीछे से पूछ। मैंने कहा बड़े अच्छे लगते हैं, गाओ, खत्म करते हैं, फिर चलते हैं, खाने खाते हैं। हम तो आपको मौका दे रहे थे कि दोनों निकल लेते। तुम पहले गाना तो गाओ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना, और तुम। थैंक यू दादा वो माउथ ट्रम्पेट आने दो, वो बहुत साल हो गए सुने लाइव। यार उसका गाना तो अलग है। उसका गाना तो वो है, ये आखिरी करेंगे वरना आप लोग भी पक जाएंगे। शराबी का गाना है, इंतहा हो गई, तो इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। थैंक यू डार्लिंग। Thank you so much, Dada. God bless you. Thank you, you too. And hope to create something more, even maybe sooner. जल्दी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। Amen to that. Thank you, Dada. Thank you so much. Take care. You too. फिर ले आया दिल विद मी विनीत। और जब मैं ऐसी दुनिया की भीड़ में खो जाता हूँ, तो मैं दादा जैसे लोगों को ढूंढता हूँ ताकि मैं खुद से रूबरू हो सकूँ। Thank you so much for watching. Take care and goodbye.